नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और खबरों की शुरुआत करने पहले सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। 22 अप्रैल से सिर्फ 9 औद्योगिक कार्यों में कर पाएंगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल। राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाया गया 6 दिन का लॉकडाउन। जम्मू और कश्मीर की विभिन्न पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर। कश्मीर में पर्यटन की संभावनाओं के उपयोग पर स्वर्ग में एक और दिन का श्रीनगर में एक अनोखा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म किया गया आयोजित। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया उद्घाटन। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश डिजिटल इंडिया के जरिए तरक्की की राह पर अग्रसर है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का फायदा दिलाने के लिए सरकार ने शुरू की 100 ई-नाम मंडियां। डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में सीधे पैसे किए जा रहे हैं स्थानांतरित। इंसान पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकता है। प्रकृति की अनुपम कृति के प्रतीक स्नेही पक्षियों को अपने घरौंदों में चहलकदमी करते देख अजमेर स्थित सीआरपीएफ केंद्र के जवानों का हो रहा है तनाव दूर। और खबर विस्तार से। देश में कोरोना के हालात को नियंत्रण करने के लिए सरकार लगातार तेजी से कदम उठा रही है। राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन से लेकर दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। अब तक 22 अप्रैल से सिर्फ 9 औद्योगिक कार्यों में ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। इससे 154.19 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बाद केंद्र सरकार तेजी से कई अहम कदम उठा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। ज्यादा प्रभावित राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अस्पतालों में 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर पर बताया, सभी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी गई है। इससे 154.19 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी। स्वीकृत किए गए 162 PSA प्लांट्स में से 33 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इनमें 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में 3-3, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1-1 प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अप्रैल के अंत तक 59 प्लांट लग जाएंगे, जबकि मई के अंत तक 80 और लग जाएंगे। सभी 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट का खर्च 201.58 करोड़ रुपए आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। 6,177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है। इससे पहले भी खुद प्रधानमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बैठक की थी और राज्यों से लेकर जिले स्तर तक पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे। पीएम मोदी ने बेहतर तालमेल से भविष्य की जरूरत के हिसाब से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की देश भर में बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने को भी कहा गया था। पीएम ने सभी ऑक्सीजन प्लांट को पूरी क्षमता से काम करने को कहा था, तो वहीं स्टील प्लांट की अतिरिक्त ऑक्सीजन को मेडिकल उपयोग में लाने का सुझाव भी दिया था। इससे पहले भी मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन निर्माण प्लांट लगाने का फैसला किया था। साथ ही 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का भी फैसला लिया गया था। इस बीच रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO और ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से इंतजाम किया है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बनाए रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने रेलवे से आग्रह किया था, जिसके बाद रेलवे ने राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर यह फैसला किया है। रेलवे अपने वैगन में जरूरी बदलाव करके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यह कदम उठा रहा है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने वाली चीजों के निर्यात पर भी सरकार ने पहले ही रोक लगा दी है। साथ ही सरकार के दखल के बाद रेमडेसिविर निर्माताओं ने इसके दामों में 25 से 50% तक कमी कर दी है। सरकार ने देश में रेमडेसिविर के उत्पादन को इस महीने के अंत तक दोगुना करने के लिए अतिरिक्त प्लांट लगाने की भी अनुमति दी है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा।
सरकार ने बीते दिनों देश के सभी पीएसयू के अस्पतालों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ कोरोना ब्लॉक या वार्ड बनाने के आदेश दिए हैं ताकि बेड्स की कमी न होने पाए। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ द्वारा दिल्ली समेत लखनऊ जैसे शहरों में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जा रहे हैं ताकि मरीजों की सही से देखभाल हो सके। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे में अपने कोविड कोचों को एक बार फिर से मरीजों की देखभाल के लिए तैयार कर दिया है। रेलवे के पास फिलहाल 4002 ऐसे कोच हैं जिन्हें कोरोना कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है। रेलवे ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में कोरोना से खराब होते हालात के चलते बेड न होने के बाद पश्चिम रेलवे ने 21 आइसोलेशन ट्रेन कोच मुहैया कराए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोविड कोच की मांग की है। दिल्ली सरकार ने इन कोचों को आनंद विहार और शकूर बस्ती में लगाने को कहा है। देश में कोरोना की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य के ढांचे पर सरकार का खासा फोकस है। देश में अब करीब 2500 कोरोना टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं, जिनकी प्रतिदिन की टेस्टिंग क्षमता 15 लाख से ज्यादा है। देश में 2084 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल काम कर रहे हैं, तो वहीं 4043 डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 12,673 कोविड केयर सेंटर्स देश में काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 8,52,000 बेड उपलब्ध हैं। इनमें से 4,68,000 से ज्यादा बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने 34,228 वेंटिलेटर्स राज्यों को उपलब्ध कराए थे, तो अभी भी कई राज्यों को नए वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र को 1,121, उत्तर प्रदेश को 1700, झारखंड को 1500, गुजरात को 1600, छत्तीसगढ़ को 230, मध्य प्रदेश को 152 नए वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। वहीं देश में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए इफ्को गुजरात की कलोल इकाई में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाएगा और इसकी अस्पतालों में मुफ्त आपूर्ति करेगा। इफ्को के प्रबंध निदेशक और सीईओ यूएस अवस्थी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अस्पतालों में ये ऑक्सीजन मुफ्त में दी जाएगी। हर ऑक्सीजन सिलेंडर 46.7 लीटर का होगा। इसके अलावा इफ्को अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में भरेगा, बस उन्हें सिलेंडर खुद लाना होगा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार रात से 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगातार बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। वहीं जम्मू और कश्मीर की विभिन्न पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। कश्मीर में पर्यटन की संभावना का उपयोग किया जा रहा है। कश्मीर में पर्यटन की संभावना का उपयोग और स्वर्ग में एक और दिन का श्रीनगर में एक अनोखा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इस समारोह में प्रतिनिधियों को वर्चुअल संबोधित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य संघ शासित जम्मू और कश्मीर के असंख्य पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करना है। MICE पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार ने कहा, जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। आने वाले 3 से 4 महीने में गर्मियों के मौसम के दौरान अधिक पर्यटकों के यहां आने की उम्मीद है।
कश्मीर का ट्यूलिप उद्यान एवं अद्वितीय पर्यटन स्थल है जिसमें कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। उद्यान को 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। ट्यूलिप गार्डन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच होता है। और बात करें कुछ प्रकृति की, तो इंसान पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। प्रकृति की अनुपम कृति के प्रतीक लव बर्ड्स को अपने घरौंदे में चहलकदमी करते देख अजमेर स्थित सीआरपीएफ केंद्र के जवानों का तनाव के दौरान कैसे होता है मानसिक अवसाद दूर और कैसे मिलता है पक्षियों को निहारने से रंगरूटों को सुकून और चैन। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की अजमेर स्थित सीआरपीएफ केंद्र ग्रुप सेंटर 2 के उप महानिरीक्षक पुखराज जयपा से। एक और जहाँ इंसान के बीच मानवीय संवेदनाएं खत्म होती जा रही है, इंसान पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। किस तरह रिश्तों को जोड़ना है, किस तरह मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखना है। ऐसा ही एक उदाहरण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अजमेर स्थित कैंप कार्यालय में हमने देखा। अभी हमारे पीछे मौजूद है बहुत सारे लव बर्ड्स के नाम से पक्षी, आप इनको देख सकते हैं। ये पक्षी किस तरह पेड़ के रूप में बैठे हैं और आपस में चहलकदमी कर रहे हैं। इनकी जो आवाज़ है सुबह सुबह अगर आपको सुनाई दे दे तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इस तरह का बेहतरीन जो उदाहरण है, आपस में कॉम्बिनेशन बना के काम करना, दिन भर बैठे रहना, चहलकदमी करना और प्रकृति का जो एक संतुलन है उसको बनाए रखने में कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। आइए इन सभी पक्षियों के बारे में जाने। इस कैंप के जो डीआईजी साहब हैं, इन पक्षी का जो चहलकदमी का है ये लगाने का क्या मकसद है? जैसा कि आप जानते हैं पक्षी हमारे मन को मोह लेते हैं। यहाँ कलरफुल लव बर्ड्स रखे हुए हैं। ये पूरे दिन भर चहचहाते रहते हैं और खुशनुमा माहौल बनाते हैं और इंसान को सुकून मिलता है। बहुत एक अपने आप में पूरे दिन भर ताजगी रहती है। इनको क्या क्या खाने में खिलाया जाता है पक्षियों को? इनको जो है वो दाना डालते हैं और जो पालक है, मेथी है, इनकी पत्तियां इनको काट करके खिलाई जाती है ताकि हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इनकी केयर की जाती है, दिन में 3-4 बार इसको साफ़ सफाई की जाती है ताकि ये हमेशा उनको पूरा खाना और दाना पानी मिलता रहे। जब कैंप में ज्वाइन के लिए कोई आता है, जॉब करता है, अपने घर से कहीं दूर रहता है, मानसिक अवसाद भी रहता है, टेंशन भी रहती है, लेकिन जब इन पक्षियों के बीच में बैठता है तो सारी चीज़ें चिंता मुक्त होकर भूल जाता है। तो ये कितने महत्वपूर्ण है मानसिक अवसाद दूर करने में, प्रकृति से जोड़ने में? बहुत ही ज़रूरी है और इतने मन को अद्भुत अनुभूति होती है, मानसिक शांति मिलती है और आदमी अपनी चिंताओं को सब कुछ यहाँ आने के बाद में भूल जाता है। कुछ देर के लिए उसको लगता है कि मैं कुदरत के साथ जुड़ गया हूँ, नेचर के साथ जुड़ गया हूँ। तो ये थे सीआरपीएफ कैंप के डीआईजी पुखराज, जिनका मानना है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना इंसान की नेचर में होना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो कर्मी हैं उनका मानसिक अवसाद दूर करने, उनको प्रकृति के साथ जोड़ने और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने का संदेश देने के लिए इन्होंने लव बर्ड्स का एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाया है जो न केवल आप हम सबको एक संदेश देगा बल्कि किस तरह विविधता में एकता के साथ सभी बैरभाव भुला के शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक जगह कैसे रह जाए इसका संदेश भी दे रहा है। मैं ओपी यादव, सीआरपीएफ कैंप से, अजमेर से, डीडी न्यूज के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। किसान कैसे करे बेबी कॉर्न की खेती और कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी आय, इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली के किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है। अनोखी तरीके से की गई इस पहल की इलाके में काफ़ी चर्चा की जा रही है। इसे देखने और कुछ सीखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की चंदौली ग्राउंड से एक खास रिपोर्ट। कोई भी नया काम होता है और समाचार में होता है तो लोग उसे देखना और महसूस करना चाहते हैं। ऐसा ही हो रहा है चंदौली के प्रगतिशील किसान के खेत में। लोग दूर दूर से परिवार के साथ इनके खेती करने के नए तरीकों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं बनारस से आ रही हूँ। मैंने यहाँ पर पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, जिसको देखने के लिए मैं बनारस से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती देखने आई हूँ बनारस से। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने बच्चों को भी मैंने दिखाया कि स्ट्रॉबेरी कैसा, और मैं खुद पहली बार ये देख रही हूँ और खुद अपने हाथों से मैंने तोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी देखा और बहुत सारे प्लांट देखे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैबेज देखा और बहुत ब्रिंजल देखा, स्ट्रॉबेरी देखा और बहुत सारे प्लांट्स देखे। आसपास जिलों के युवा किसान भी यहाँ आ रहे हैं और इनसे प्रगतिशील खेती किसानी के हुनर सीख रहे हैं और खुद भी ऐसी खेती करने की सोच बना पा रहे हैं। मैंने न्यूज़ में देखा तो यहाँ घूमने चला आया। देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के साथ ही शिमला मिर्च आदि वगैरह की भी खेती कर रहे हैं, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और चूँकि हमारे ज़िले से भी, मैं भी एक किसान हूँ गाजीपुर से, तो हमारे ज़िले से भी 60 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये किसान जो है विकसित खेती के बारे में सोच रहे हैं और मैं भी इसका प्रयोग करना चाहूँगा। यहाँ के मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ। चंदौली का यह प्रगतिशील किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर नई नई खेती करके आसपास के लोगों को आकर्षित कर रहा है। मैं नवही में चंदौली जिले से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती किया हूँ, पहली बार खेती किया हूँ। और यहाँ पे लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। बनारस, गाजीपुर, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए भी आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है इसी खेती से फ़ायदा तो मिल ही रहा है, भविष्य में एग्रीकल्चर टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए स्ट्रॉबेरी की खेती अगले साल से ज़्यादा करनी है हमें, बड़े स्तर पे, और इसको बढ़ाना है। इसमें मुनाफा ज़्यादा है, खेती करने लायक है। इस तरह की खेती से आज जहां जिले का नाम रोशन हो रहा है, वहीं कृषि के प्रति लोगों की सोच भी बदल रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती करके यह चंदौली का युवा किसान चर्चा में तो है ही, लोग अखबारों में और न्यूज़ में देखकर इनकी खेती को देखने आ रहे हैं, स्वाद चखने आ रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। किसान का भी मानना है और लोगों का भी मानना है कि इस तरह की खेती से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं पे एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, नवही, चंदौली।
स्टार्टअप नीति का फायदा हो रहा है, इस पर हम इस खास रिपोर्ट को देखेंगे जिसमें भारत सरकार की स्टार्टअप नीति से प्रेरित युवा स्वरोजगार के साथ साथ खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हाल ही में लगे नेशनल स्किल एक्सपो में अपनी स्टॉल लगाकर अपने कृषि उत्पादकों का व्यापार और कारोबार करने आए भीलवाड़ा के युवा उद्यमी नलिन ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल सिल्क एक्सपो लगा हुआ। इसी एक्सपो में राजस्थान से भीलवाड़ा के एक नलिन आए हुए हैं जो कृषि उत्पादों को प्रशंसित करके कई तरह के चूर्ण और अचार बनाते हैं। ये बड़े टेस्टी हैं। आइए देखते हैं किस तरह इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का रोजगार, व्यापार और कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बना लिया है। आप कहाँ से आए हैं? मैम सर जी, मैं राजस्थान भीलवाड़ा पूर रोड से आया हूँ। आपने ये जो प्रदर्शनी लगा रखी है, चूर्ण और मसाले, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या हैं जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। स्पेशली मेरा ये शॉप जो है डाइजेस्टिव का शॉप होता है। मेरा आइटम बहुत वेराइटी है यहाँ पर। ये फ्लैक्सीड आएगा, आंवला कैंडी आएगा, अनारदाना आएगा, जीरा गोली, आम पापड़, हींग पेड़ा, इतना बहुत वेराइटी आएगा। अचार, आम पापड़ वगैरह बहुत वेराइटी मेरे पास मिलेगा। अचार भी बना रखे हैं, केर का अचार है, मिर्च का अचार है, प्रसंस्करण करके छोटी छोटी थैलियों में आम का अचार है। ये किस तरह बनाते हैं और इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है? ये सब पूरे हाइजीनिक होता है सर जी। ये घर का गृह उद्योग से बनता है। ये सब चीज़ घर का चीज़ें होता है और पूरा फ्रेश होता है, हाइजीनिक होता है। इसमें कितनी लागत आती है और आपको फ़ायदा कितना हो रहा है इन चीज़ों से? ऐसे तो ये घर का रेट है, बस रोजी रोटी चला है, बस इतना ही बहुत है सर जी। मार्केट रेट से ये कम रेट में मिलता है ये सब। ऐसे हम लोग ऑल इंडिया में इनको साथ नेशनल सिल्क का साथ पूरे ऑल इंडिया में एग्जीबिशन करते रहते हैं। लोगों को रोजगार देने के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है युवाओं को? ये सर तो 500,000 घर का परिवार ही इनका ऊपर डिपेंड होता है। मतलब यहाँ तो हम लोग मतलब अलग अलग स्टेट से आए हैं सब, तो 100-150 लोग इधर ही है। हम लोग 100-150 स्टॉल है यहाँ पे लगा रखे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन। तो ये तो भीलवाड़ा से आए हुए युवा उद्यमी नलिन, जिनका मानना है कि बेरोजगार बैठने से अच्छा है खुद का रोजगार करें, आत्मनिर्भर बने और छोटी छोटी जो चीज़ें इनको प्रसंस्कृत करके बाजार में बेचें, जिससे न केवल आपकी रोजी रोटी चलेगी बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश डिजिटल इंडिया के जरिए तरक्की की राह पर अग्रसर है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का फायदा दिलाने के लिए सरकार ने 100 इनाम मंडियां शुरू की है। साथ ही डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में सीधे पैसे स्थानांतरित किए जा रहे हैं। किसानों की बात बहुत होती है तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने बनाया है इनाम मंडी। आप पंजाब से आते हैं, 1000 मंडी उसमें कनेक्टेड हैं। 1.7 करोड़ फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं। 1.58 लाख ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं और व्यापार करते हैं आराम से बैठकर। वो कोई कानून की चिंता नहीं करते, सीधा डिजिटल मामला चलता है। तो ये मैंने आपको कुछ मोटी बातें बताई कि डिजिटल इंडिया से 5-6 वर्षों में देश को हमने कैसे बदला। तो किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।